खामोश समंदर है। हम इंसान इस समंदर के किनारे पर खड़े छोटे बच्चों की तरह हैं जो लहरों को देखते हैं और सोचते हैं कि हम इसे जानते हैं। हम अपनी छोटी छोटी कामयाबियों का जश्न मनाते हैं, चांद पर झंडे लगाकर सोचते हैं कि हम ब्रह्मांड को जीत रहे हैं, पर हम ये भूल गए हैं कि समंदर जितना शांत दिखता है उसकी गहराइयों में उतने ही खौफनाक राज छिपे हैं। समय सन 2032। वो द्वार जब इंसानों ने चांद पर परमानेंट कॉलोनीज बना ली। डीप स्पेस रिसर्च प्रोग्राम के तहत एक विशाल जहाज बनाया गया जिसका नाम था इवेंट होराइजन। मकसद था हमारे सोलर सिस्टम की बाउंड्रीज को एक्सप्लोर करना। लेकिन अपने पहले ही सफर पर इवेंट होराइजन रहस्यमयी रूप से कहीं गायब हो गया, बिना कोई सिग्नल, बिना कोई सुराग छोड़े, जैसे ब्रह्मांड ने उसे निगल लिया हो। यह मिशन जो इंसानियत के इतिहास की सबसे बड़ी कामयाबी बनने वाली थी, सबसे भयानक त्रासदी में बदल गई। इवेंट होराइजन वाली उस रहस्यमयी घटना को बीते हुए अब 7 साल हो चुके थे। वक्त था साल 2047। अंतरिक्ष की गहरी काली खामोशी को चीरती हुई लुईस एंड क्लार्क नाम की एक स्पेसशिप अपने मिशन की तरफ बढ़ रही थी। ये कोई आम जहाज नहीं था, बल्कि एक सर्च एंड रेस्क्यू वेसल थी जिसे भेजा गया था एक टॉप सीक्रेट मिशन पर। जहाज की आयन इंजन उसे बिजली जैसी रफ्तार से धकेल रही थी, इतनी तेज कि उसके अंदर पैदा हो रहा था 30 GS का दबाव, यानी धरती की ग्रेविटी से 30 गुना ज्यादा। ऐसा दबाव जो इंसानों की हड्डियों तक को पिघला सकता था। इसीलिए जहाज में मौजूद सभी क्रू मेंबर्स को लिक्विड से भरे डीप स्लीप पॉड्स में सुलाए गए थे ताकि वह उस जानलेवा दबाव को महसूस भी न कर सके। इस रफ्तार से केवल 26 दिन बाद ही लुईस एंड क्लार्क शिप हमारे सोलर सिस्टम के 8वें ग्रह नेपच्यून के करीब पहुंची और तब सारे क्रू मेंबर्स अपने आप ही डीप स्लीप पॉड से बाहर आ गए। इस मिशन को लीड कर रहा था एक तजुर्बेकार चट्टान जैसा मजबूत लीडर कैप्टन मिलर, जिसने क्रू मेंबर्स का एक दूसरे से परिचय कराया। उनमें शामिल थे चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर विलियम वियर, कम्युनिकेशंस ऑफिसर एंड सेकंड हैंड कमांड लेफ्टिनेंट स्टार्क, मेडिकल ऑफिसर डीजे, मेडिकल टेक्नीशियन पीटर्स, पायलट स्मिथ, रेस्क्यू टेक्नीशियन कूपर और आखिर में इंजीनियर जस्टिन। कैप्टन मिलर और उसके ये सारे क्रू मेंबर्स अपने मिशन से अनजान थे। वे जानने के लिए बेताब थे कि आखिर वे नेपच्यून पर क्यों आए हैं। तब डॉक्टर वीर आगे आया और उन्हें मिशन की हकीकत से रूबरू कराते हुए कहा, नमस्कार दोस्तों, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो एक टॉप सीक्रेट है। दरअसल कुछ समय पहले हमें नेपच्यून ग्रह के ऑर्बिट से एक सिग्नल मिला था, एक रेडियो सिग्नल, लेकिन टूटा फूटा। पता चला कि वह सिग्नल कहीं और से नहीं बल्कि इवेंट होराइजन से आया था। इवेंट होराइजन का नाम सुनते ही सारे क्रू मेंबर्स का दिमाग ही खराब हो गया। वह आपस में बहस करने लगे कि उन्हें 7 साल पहले गुम हुई एक बेकार सी शिप को रेस्क्यू करने का काम दिया गया है, वह भी टॉप सीक्रेट बताकर। वीर ने कहा, तुम क्या जानते हो इवेंट होराइजन के बारे में? बस यही ना कि वो डीप स्पेस में रिसर्च करने वाली एक आर्म शिप थी जिसका रिएक्टर फेल हुआ और वह क्रू समेत तबाह हो गई। तो सुनो, ये सब एक झूठी कहानी थी, सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए। असलियत ये थी, इवेंट होराइजन कोई आर्म शिप नहीं बल्कि गवर्नमेंट का एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था। इवेंट होराइजन दुनिया की पहली ऐसी शिप थी जिससे लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज ट्रैवल किया जा सकता था। ये सुनकर कुछ क्रू मेंबर्स हंस पड़े। स्मिथ ने कहा, डॉक्टर, आप आइंस्टाइन के रिलेटिविटी लॉस तोड़ रहे हैं जिसके मुताबिक कोई भी चीज लाइट से तेज नहीं चल सकती। वीर मुस्कुराता हुआ बोला, हमने नियम तोड़ा नहीं बल्कि उसे चकमा दे दिया। इवेंट होराइजन स्पेस में चलती नहीं बल्कि स्पेस टाइम को ही मोड़कर अपनी मंजिल को करीब ले आती है और एक झटके में ही हमें करोड़ों लाइट ईयर्स दूर पहुंचा देती है। ये बात क्रू मेंबर्स के सिर के ऊपर से निकल गई। तब वीर ने एक कागज उठाया और बोला, मान लो ये कागज पूरा स्पेस टाइम है, यानी पूरा ब्रह्मांड। ये रहा पॉइंट ए जहां हम हैं और ये पॉइंट बी जहां हमें जाना है। अब बताओ, ए से बी तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता क्या होगा? इंजीनियर जस्टिन ने जवाब दिया, एक सीधी लाइन। गलत, वीर ने कहा, और एक झटके में कागज को मोड़कर पॉइंट ए और बी को एक साथ मिला दिया। सबसे छोटा रास्ता है कोई रास्ता ही ना हो। इवेंट होराइजन में है एक ग्रेविटी ड्राइव, एक वर्म होल जनरेटर, एक ऐसी एडवांस्ड मशीन जो स्पेस को खींचती है, मोड़ती है और फिर बनाती है एक डायमेंशनल गेटवे, एक दरवाजा जो ब्रह्मांड के 2 दूर दराज हिस्सों को एक ही जगह पर ला देता है, डिस्टेंस 0 कर देता है और जैसे ही शिप उस दरवाजे से गुजरती है वो एक ही झटके में करोड़ों लाइट ईयर्स दूर पहुंच जाती है। उसके बाद स्पेस फिर से अपनी असली अवस्था में लौट आता है। यह सुनकर सारे क्रू मेंबर्स के चेहरे हैरानी से वीर को घूर रहे थे। कूपर ने पूछा, इवेंट होराइजन के बारे में आप इतना कैसे जानते हैं डॉक्टर? वीर बोला, क्योंकि इवेंट होराइजन को बनाने वाला मैं ही हूँ। अब जस्टिन ने पूछा, आपने कहा कि इवेंट होराइजन फटा नहीं था, तो फिर क्या हुआ था उसके साथ? कहाँ थी वह शिप? सालों से, वीर ने जवाब दिया, इसी का पता लगाने तो हम यहाँ आए हैं। अपने पहले मिशन में ही इवेंट होराइजन का गेटवे खुला और वो क्रू मेंबर्स को लेकर बस गायब हो गया। 7 साल तक उसका कोई सुराग नहीं मिला था, लेकिन कुछ ही समय पहले हमें नेपच्यून के ऑनर्बिट से ये रेडियो ट्रांसमिशन मिला जो इवेंट होराइजन से ही आया था। वीर ने उन्हें ट्रांसमिशन सुनाया। सिग्नल साफ नहीं था, टूटा फूटा, लेकिन फिर भी कुछ सुनाई दे रहा था। इंसानी चीखें भयंकर दर्द से भरी, मानो शिप में मौजूद क्रू मेंबर्स के साथ कुछ भयानक घट रहा हो। चीखों के पीछे कोई और आवाज भी थी, गड़गड़ाहट जैसी। फिर वीर ने उस गड़गड़ाहट भरी आवाज को फिल्टर करके उन्हें सुनाया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुछ बोल रहा हो, लेकिन उसकी भाषा कुछ समझ नहीं आ रही थी। तभी डीजे ने कहा, रुको, ये तो लैटिन भाषा लग रही है। हाँ, लैटिन ही है, पर लगता है जैसे कोई कह रहा है लिबराते में। कैप्टन ने पूछा, क्या मतलब है इसका? डीजे बोला, इसका मतलब है मुझे बचाओ। इतने में ही अचानक शिप में अलार्म बज उठा, यानी वक्त आ चुका था। नेपच्यून की ऑर्बिट में उतरकर इवेंट होराइजन को ढूंढने का कैप्टन के आदेश पर टीम तैयार हो गई और लुईस एंड क्लार्क उस रहस्यमयी सिग्नल की दिशा में बढ़ चली। आसमान तूफानी बादलों से घिरा था, गहरे, भारी और डरावने। शिप जैसे ही नीचे उतरी, उनके सामने थी इवेंट होराइजन, एक विशालकाय शिप, बिल्कुल खामोश, जैसे कोई प्राचीन मंदिर जो सदियों से अकेला खड़ा हो, इंतजार करता हुआ। कम्युनिकेशन ऑफिसर स्टार्क ने उस शिप के क्रू मेंबर से संपर्क
करने की कोशिश की, लेकिन उससे किसी का भी जवाब नहीं आया। फिर स्टार्क ने शिप में बायोस्कैन शुरू किया, यह देखने के लिए कि अंदर कोई जिंदा बचा भी है या नहीं। पर जो नतीजा सामने आया वह चौंकाने वाला था। स्कैनर शिप के अंदर किसी जीवित चीज की लोकेशन दिखाने के बजाय पूरी शिप को ही बार बार लोकेट कर रहा था, जैसे कि वह पूरी शिप ही जीवित हो। हालांकि यह नामुमकिन था। स्टार्क ने कैप्टन से कहा कि शायद स्कैनर में ही कुछ गड़बड़ी आ गई है, अब बस एक ही तरीका बचा था। कैप्टन ने शिप के अंदर जाकर सर्वाइवर्स को ढूंढने का फैसला किया। उन्होंने अपनी शिप से एक ब्रिज बाहर निकाली और उसे इवेंट होराइजन के एयरलॉक से जोड़ दिया। फिर कैप्टन मिलर, मेडिकल टेक्नीशियन पीटर्स और इंजीनियर जस्टिन स्पेस सूट पहनकर इवेंट होराइजन में दाखिल हुए। अजीब सी खामोशी थी अंदर और साथ ही जानलेवा ठंड भी। शिप का सारा सामान जीरो ग्रेविटी में तैर रहा था। हालांकि कैप्टन और उसके साथी मैग्नेटिक शूज की बदौलत सतह पर पकड़ बनाए हुए थे। शिप दो हिस्सों में था, आगे की तरफ कंट्रोल पैनल था और पीछे की तरफ इंजन और बीच में एक बड़ा कॉरिडोर था। शिप को ऐसे डिजाइन किया गया था कि अगर कोई इमरजेंसी आए तो शिप को बीच से तोड़कर फ्रंट डेक को लाइफ बोट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। इसके लिए कॉरिडोर में एक्सप्लोसिव्स भी लगे हुए थे। कैप्टन ने जस्टिन को शिप के पिछले हिस्से यानी कि इंजन की तरफ भेज दिया और पीटर्स के साथ फ्रंट डेक की छानबीन करने चला गया। कुछ देर बाद कैप्टन मेडिकल रूम की तलाशी ले रहा था और पीटर्स कंट्रोल रूम तक पहुंच चुकी थी। अब तक उन्हें कोई क्रू मेंबर नहीं मिला था, ना जिंदा ना ही मरा। तभी पीटर्स की नजर कंट्रोल पैनल पर पड़ी जहां ताजा खून के निशान थे। वो सिहर गई। अगले ही पल बिजली चमकी और उसकी आंखों के सामने कुछ भयानक उभर आया। दीवारों पर हर तरफ इंसानी मांस और खून चिपका हुआ था, जैसे वो जगह कोई स्पेस शिप नहीं बल्कि कोई कसाई खाना हो। वहीं पीटर्स को शिप के वीडियो लॉग्स मिल गए जिसमें इस मिशन की पूरी रिकॉर्डिंग्स थी। वो एक सीडी निकाल ही रही थी कि तभी कोई साया चुपचाप उसके पीछे आ खड़ा हुआ। पीटर सीडी को प्लेयर से खींचती हुई जब एक झटके से मुड़ी तो सामने देख चीख पड़ी। उसके सामने था एक भयानक शरीर, दोनों आंखें गायब, बदन जगह जगह से फटा हुआ। लेकिन कुछ पल बाद पीटर्स को एहसास हुआ कि यह कोई प्राणी नहीं बल्कि जीरो ग्रेविटी में तैरती एक लाश थी। उसकी सांसें थोड़ी संभली। उधर वीर और बाकी क्रू पीटर्स के हेलमेट कैमरा पर यह सब देख रहे थे। वे समझ चुके थे ये इवेंट होराइजन का ही एक क्रू मेंबर था। उसकी हालत देखकर उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। लग रहा था जैसे किसी जानवर ने पंजों से नोच डाला हो। उधर जस्टिन शिप के इंजन सेक्शन में पहुंचा। अंतिम छोर पर उसे एक अजीब सी मशीन दिखी, एक विशाल गोल्ड ढांचा जिसके चारों ओर घूम रही थी 3 मैग्नेटिक रिंग्स। इतना अनोखा डिजाइन जस्टिन ने कभी नहीं देखा था। वीर भी कैमरे से उसे देख रहा था। चेहरे पर एक अजीब संतुष्टि थी, जैसे अपने बच्चे को देख रहा हो। उसने कहा, यही है कोर शिप का दिल, एक वार्म होल जनरेटर जिसे हम कहते हैं ग्रेविटी ड्राइव। उसी पल अचानक ही जस्टिन का कैमरा और माइक अपने आप ही ऑफ हो गया। अब वीर और बाकी क्रू मेंबर्स जस्टिन को ना देख पा रहे थे और ना सुन पा रहे थे। उधर जस्टिन की आंखों के सामने कुछ अजीब घट रहा था। ग्रेविटी ड्राइव के घूमते हुए गोले यानी कि कोर से अचानक एक तेज चमकती रोशनी फूटी, इतनी तेज कि एक पल के लिए जस्टिन की आंखें जैसे अंधी हो गईं। कुछ पल बाद जब वो रोशनी धीरे धीरे कम हुई तो जस्टिन ने देखा वो घूमती हुई रिंग्स अब एक परफेक्ट गोल आकार बना चुकी थी और उनके बीच मौजूद कोर एक गहरे काले स्याह अंधेरे में तब्दील हो चुका था। जस्टिन ने आगे बढ़कर उस अंधेरे में अपनी उंगली डाली। वह अंधेरा उसे किसी लिक्विड की तरह महसूस हुआ। अब जस्टिन की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने पूरा हाथ उस अंधेरे में डाल दिया। तभी अचानक उसे एक झटका सा लगा, जैसे किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया हो। जस्टिन घबरा गया। वो अपना हाथ बाहर खींचने के लिए पूरा जोर लगाने लगा, लेकिन तभी किसी ने जस्टिन को ही उस अंधकार में खींच लिया। जस्टिन एक केबल से बंधा था जिसका दूसरा सिरा लुइस एंड क्लार्क से जुड़ा था। अब वह केबल तेजी से खींच रही थी। खतरे को भांपकर कूपर फौरन जस्टिन को बचाने दौड़ा, लेकिन तभी केवल एक झटके से तन गई और ठहर गई। उसी पल ग्रेविटी ड्राइव के अंधेरे कोर से एक तेज ऊर्जा फूटी, जैसे कोई अंदरूनी विस्फोट हुआ हो। वो ऊर्जा इवेंट होराइजन से होती हुई लुइस एंड क्लार्क तक फैल गई, जैसे कोई अदृश्य तूफान। सर्किट्स जल गए, शिप में आग लग गई और प्रेशराइज्ड छत में छेद हो गया, जिससे तेजी से शिप की ऑक्सीजन लीक होने लगी। अब लुइस एंड क्लार्क के क्रू के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें भी स्पेस सूट पहनकर इवेंट होराइजन में आना पड़ा। उधर कूपर तनी हुई केबल को खींचते हुए जस्टिन को बचाने बढ़ रहा था। तभी अचानक केबल ढीली पड़ गई और अगले ही पल जस्टिन खुद ब खुद उस अंधकार से बाहर निकल आया, लेकिन वह पूरी तरह बेहोश था। कूपर ने फुर्ती से उसे थाम लिया। इसी दौरान पीटर्स ने इवेंट होराइजन के पावर सिस्टम में सुधार किया और पूरी शिप एक बार फिर चालू हो गई। बिजली लौटते ही शिप की ग्रेविटी भी स्थिर हो गई। सारी उड़ती चीजें नीचे गिर गई। वो लाश जो ठंड में जमकर हवा में तैर रही थी जमीन पर गिरी और चकनाचूर हो गई। अब शिप का टेम्परेचर नॉर्मल था, लेकिन हवा में एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। लेफ्टिनेंट स्टार्क ने कैप्टन को बताया कि शिप का एयर फिल्टर फेल हो चुका है। हवा में घातक कार्बन डाइऑक्साइड फैली हुई है जो उनकी हर सांस के साथ बढ़ती जा रही है। हालांकि उन्होंने लुइस एंड क्लार्क के फिल्टर इस शिप में लगा दिए थे, पर स्टार्क का अनुमान था कि यह फिल्टर्स इतने बड़े शिप को सिर्फ 20 घंटे तक ही साफ रख पाएंगे। अगर 20 घंटे में उन्होंने लुइस एंड क्लार्क को ठीक नहीं किया और यहाँ से रवाना नहीं हुए तो यह जहरीली हवा धीरे धीरे सबको खत्म कर देगी। मुसीबत बस इतनी ही नहीं थी। कुछ देर पहले कोर से जो ऊर्जा निकली थी उससे उनका कम्युनिकेशन सिस्टम भी पूरी तरह तबाह हो चुका था, जिससे वे मदद बुलाने की उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। कैप्टन की अब चिंता बढ़ चुकी थी। उसने पायलट स्मिथ को उनके शिप में हुए छेद को वेल्डिंग करने भेज दिया और अपने बाकी साथियों को इस शिप इवेंट होराइजन की छानबीन में लगा दिया। इसी दौरान उधर डीजे और पीटर्स जस्टिन की जांच कर रहे थे। उसे उस अंधकार से लौटे करीब 15 मिनट हो चुके थे, लेकिन अब भी वह बेसद पड़ा था। आंखें इस तरह शॉक में थीं मानो उसने कुछ भयानक देखा हो जिससे उसे गहरा सदमा लगा हो। कैप्टन ने कूपर से पूछा कि जब वह जस्टिन को बचाने गया था तो उसमें असल में क्या देखा। कूपर डरा हुआ था। उसने बताया कि जब जस्टिन ग्रेविटी ड्राइव के कोर से बाहर आया तो उस वक्त कोर
कोर एक काले लिक्विड के रूप में था। लेकिन जैसे ही जस्टिन निकला, कोर दोबारा अपनी ठोस गोलाकार अवस्था में लौट आया। लेकिन वीर को कूपर की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, कूपर कह रहा है कि ग्रेविटी ड्राइव अपने आप एक्टिवेट हो गया, जो कि नामुमकिन है। बिना पावर के ये सिस्टम खुद ब खुद शुरू हो ही नहीं सकता। उसे कोई वहम हुआ होगा। वीर कैप्टन और स्टार्क को साथ लेकर ग्रेविटी ड्राइव के पास आया और बोला, आप देख सकते हैं ग्रेविटी ड्राइव पूरी तरह स्टेबल है। इसे एक्टिवेट करने के लिए सिस्टम से मैनुअल कमांड देनी होती है, और जब यह चालू होता है तो यह बनाता है एक आर्टिफिशियल ब्लैक होल, एक गेटवे, जो इस जहाज को स्पेस में कहीं भी ले जाने की ताकत देता है। स्टार्क ने चौंक कर कहा, एक ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे विनाशकारी शक्ति, और आपने उसे जानबूझकर बनाया। वीर ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, बिल्कुल, क्योंकि उसी शक्ति से हम स्पेस टाइम को मोड़ सकते हैं। अब कैप्टन ने पूछा, डॉक्टर, अगर यह मशीन सच में एक्टिवेट हो गई थी और अगर जस्टिन उस गेटवे में खींच गया था, तो क्या वह वहीं गया होगा जहां से इवेंट होराइजन लौट कर आई है? वीर ने शांत स्वर में कहा, सिद्धांत के अनुसार हाँ, लेकिन जैसा मैंने कहा, गेटवे खुद ब खुद ओपन नहीं हो सकती। आप जो 3 मैग्नेटिक रिंग्स देख रहे हैं, ये ब्लैक होल को स्टेबल रखने के लिए घूमती हैं। जब तक यह कंट्रोल में है, कोई भी चीज खुद ब खुद इसके अंदर नहीं जा सकती। लेकिन कैप्टन को उस ग्रेविटी ड्राइव से खतरे की महक आ रही थी। उसने अपनी पूरी टीम को सख्त हिदायत दी कि वे इस एरिया से दूर ही रहे। इसी दौरान दूसरी ओर पीटर्स बेहोश पड़े जस्टिन के साथ मेडिकल रूम में थी और शिप इवेंट होराइजन के वीडियो लॉग्स देख रही थी। तभी उसे किसी की आहट आई, आहट जैसे कि कोई उस कमरे में घूम रहा हो। पीटर सहम गई और एक चाकू उठाकर इधर उधर देखने लगी, पर उसे वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तभी उसने कुछ देखा, एक स्ट्रेचर जो टेंट से ढका था, उसके अंदर कुछ हलचल हो रही थी। लग रहा था जैसे अंदर से कोई टेंट को अपने नाखूनों से खरोच रहा हो। पीटर्स की जान उसकी हलक में अटकी थी। वह किसी तरह हिम्मत करती हुई चाकू लेकर टेंट के करीब आई और एक झटके से टेंट हटाकर चाकू से वार करने को हुई। पर तभी उसने जो देखा, उसके हाथ पांव अचानक वहीं के वहीं जम से गए। उसके हाथ से चाकू छूट कर गिर गया और आंखों से आंसू की धार बहने लगी। अंदर उसका नन्हा बेटा था। उसके पैर पर गहरे घाव उभरे हुए थे, मानो उसका पैर सड़ रहा हो। लेकिन यह तो नामुमकिन था, क्योंकि उसका बेटा तो कुछ साल पहले मर चुका था। लेकिन अभी पीटर्स अपने बेटे को साक्षात देख रही थी। इतने में ही पीछे से डीजे वहां आया। उसने पीटर्स के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, पीटर्स क्या हुआ? पीटर्स चौंक कर उसकी ओर मुड़ी, लेकिन अगले ही पल जब उसने वापस स्ट्रेचर की ओर देखा तो वहां कोई नहीं था। अभी अभी पीटर्स के साथ जो घटा था, वो सच था या भ्रम, उसे समझ पाना पीटर्स के लिए मुश्किल था। कुछ समय बाद पीटर्स ने कैप्टन और बाकी क्रू को इवेंट होराइजन का आखिरी वीडियो फुटेज दिखाया। शुरुआत में क्रू मेंबर्स उत्साहित थे। वे पहली बार ग्रेविटी ड्राइव का इस्तेमाल कर प्रॉक्सिमा सेंटरी की ओर जाने वाले थे, जो पृथ्वी से 4.25 लाइट ईयर्स दूर है। लेकिन फिर वीडियो में कुछ अजीब हुआ। ग्रेविटी ड्राइव के एक्टिवेट होते ही फुटेज धुंधला पड़ने लगा। स्क्रीन झनझनाने लगी और फिर सुनाई दी बस चीखें, घिसटने की आवाजें, मानो जहाज के अंदर हर तरफ बस आतंक मचा हो। कैप्टन ने पीटर से उस वीडियो फुटेज को फिल्टर करने को कहा। तभी शिप में अचानक पावर ड्रेन शुरू हो गया, यानी कोई हिस्सा तेजी से एनर्जी खींच रहा था। वीर ने कहा, जरूर ग्रेविटी ड्राइव में गड़बड़ी हुई है, शायद कोई शॉर्ट सर्किट। वो तुरंत कैप्टन के साथ कोर की ओर भागा और एक कंपार्टमेंट खोलकर सर्किट सेक्शन में घुस गया। अंदर देखा, एक कंपोनेंट तेजी से सुलग रहा था। वीर फौरन उसे ठीक करने में जुट गया। कुछ समय बीत गया। कैप्टन ग्रेविटी ड्राइव के पास खड़ा वीर को आवाज दे रहा था। उसी पल उसे अपने पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। कैप्टन ने मुड़कर देखा। ग्रेविटी ड्राइव के नीचे भरे लिक्विड में उथल पुथल मचने लगी और दूसरे ही पल वहां कुछ भयानक हुआ। पानी में आग की लपटें उठी और एक बुरी तरह जला झुलसा इंसान निकलकर बाहर आया, मानो नर्क से निकला हो। कैप्टन उसे बस देखता रह गया, मानो बीते कल की कोई भयानक तस्वीर उसके आंखों के सामने हो। कुछ समय बाद कैप्टन सारे क्रू मेंबर्स के साथ कंट्रोल रूम में था। कैप्टन ने उन्हें अपनी आंखों देखी, वह भयानक घटना बयान की, लेकिन कोई भी उस पर यकीन नहीं कर रहा था। वीर ने कहा कि वह कैप्टन का एक हेलुसिनेशन हो सकता है। शिप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस फैली हुई है, उसके कारण ऐसे हेलुसिनेशन हो सकते हैं। लेकिन कैप्टन ने जो देखा था वो उसे हेलुसिनेशन बिल्कुल नहीं लग रहा था। तभी पीटर्स ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और बताया कि उसने भी कुछ देर पहले अपने मर चुके बेटे को देखा था, लेकिन कोई भी उनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। लेकिन कैप्टन समझ चुका था कि यहाँ कुछ तो अजीब हो रहा है। उसने सभी को वापस अपने काम पर जाने को कहा ताकि जल्द से जल्द इस शिप से निकल सके। इसी दौरान स्टार्क कैप्टन के पास आई। वो काफी देर से शिप को बायो स्कैन कर रही थी, DNA RNA फिल्टर्स के जरिए। उम्मीद थी कि शायद कोई जिंदा क्रू मेंबर मिल जाए, लेकिन उसे एक अजीब बात पता चली थी। उसने कैप्टन से कहा, कैप्टन, मैंने पूरी शिप को एक बार फिर स्कैन किया DNA RNA फिल्टर्स के साथ, और मुझे फिर से वही रीडिंग्स मिली। ऐसी रीडिंग्स जो बता रही थी कि शिप के हर हिस्से में लाइफ मौजूद है। कैप्टन चिढ़ गया और बोला, साफ साफ बताओ लेफ्टिनेंट। स्टार्क ने बिना रुके कहा, एक बात समझ आई है, एक थ्योरी। मुझे लगता है कि ये रीडिंग्स और जो हमें हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि शिप हम पर असर डाल रही है और यह असर हर मिनट बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है कि यह शिप जहां भी गई थी वहां से कुछ लेकर लौटी है, कोई अनजानी लाइफ फोर्स। कैप्टन ने उसे घूरते हुए कहा, तुम कहना चाहती हो कि यह शिप जिंदा है? स्टार्क ने सीधे कहा, हाँ, आपने जवाब मांगा था तो मेरे पास बस यही एक जवाब है। कैप्टन ने थकी हुई लेकिन ठंडी आवाज में कहा, अब मुझे जवाब नहीं चाहिए स्टार्क, बस हम अगले 10 घंटे जिंदा रह जाएं और यहाँ से निकल जाएं, वही बहुत होगा। ये कहकर कैप्टन अपने शिप लुइस एंड स्टार्क को रिपेयर करने चला गया। दूसरी ओर पीटर्स जस्टिन की देखरेख कर रही थी, लेकिन एक पल के लिए उसकी नजर जस्टिन से हटी और अगले ही पल जस्टिन स्ट्रेचर से गायब था। पीटर्स दहशत में आ गई। वो घबराकर उसे आवाज देती हुई ढूंढने लगी। तभी कंटेमिनेशन रूम से जोर की आवाज आई, जैसे कोई अंदर से दरवाजा पीट रहा हो। कंटेमिनेशन रूम वो जगह जहां किसी अनजान लाइफ फॉर्म को क्वारंटाइन किया जाता है। हालांकि अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर जो भी था वो काफी बड़ा था और पूरी ताकत से दरवाजे को झकझोर रहा था। पीटर्स की रूह कांप रही थी। तभी कमरे से एक तेज ऊर्जा निकली जिसने
पूरे सेक्शन में चिंगारी फैला दी। पीटर्स ने फौरन दौड़ लगाई, कंट्रोल रूम तक पहुंची और दरवाजा बंद कर दिया। उसका चेहरा अभी भी डर से सफेद पड़ा था। वहाँ डीजे, स्टार्क और वीर भी मौजूद थे। पीटर्स ने घबराते हुए उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने वो आवाज सुनी? डीजे ने पीटर्स को शांत कराते हुए पूछा, कौन सी आवाज पीटर्स? तभी कंट्रोल रूम के दरवाजे पर भी दस्तक होने लगी। कोई दरवाजे को इतनी जोर से पीट रहा था कि लोहे के दरवाजे पर भी निशान उभर आ रहा था। डीजे और स्टार की भी अब डर के मारे हालत खराब हो गई, लेकिन वहीं वीर बिल्कुल शांत एक जगह पर बैठा ये सब देख रहा था। लग रहा था जैसे वह अपने होश में ही ना हो। वो अचानक उठकर दरवाजा खोलने जाने लगा, पर स्टार्क ने उसका हाथ मरोड़ कर उसे रोक लिया। इतने में ही दरवाजा पीटना बंद हो गया और उन्हें एक इमरजेंसी सिग्नल मिला। पता चला कि कोई एयरलॉक से शिप के बाहर निकल रहा है। पीटर्स समझ गई कि यह जस्टिन ही होगा। वे सभी एयरलॉक की तरफ भागे। पीटर्स का अंदाजा सही था, वह जस्टिन ही था। उसने एयरलॉक के दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया था और अब बाहर का दरवाजा खोलने वाला था। खुले स्पेस के संपर्क में आते ही उसके परखच्चे उड़ जाने वाले थे। पीटर्स ने चिल्लाकर जस्टिन से कहा, जस्टिन रुक जाओ प्लीज, बाहर का दरवाजा मत खोलना। जस्टिन मुड़ा और बोला, क्या आपने भी वो आवाज सुनी? पीटर्स ने कहा, हाँ जस्टिन, मैंने भी वह सुना। मुझे तुम पर यकीन है, तुम प्लीज दरवाजा खोलो। लेकिन जस्टिन बिना रुके बोलता गया, वह तुम्हें कुछ दिखाते हैं। कुछ भयानक? पीटर्स ने पूछा। तुम किसकी बात कर रहे हो जस्टिन? कौन है वो? जस्टिन ने कहा, तो डार्क, वो अंधकार जो मेरे अंदर है। जब मैं गेटवे से उस दूसरी जगह गया था तो यह मेरे साथ यहाँ आए। अब और सहा नहीं जाता। अगर तुम मेरी जगह होती, वो देखती जो मैं देख रहा हूँ, तो तुम भी मौत ही चुनती। ये कहते हुए उसने बाहर एयर लॉक को खोलने का बटन दबा दिया, जिससे एयर लॉक का प्रेशर बढ़ने लगा। जस्टिन के शरीर पर इतना दबाव पड़ा कि शरीर की नसें फूल गई। आंख, नाक, मुंह, हर तरफ से खून की धार फूटने लगी। अगले ही पल दरवाजा खुला और जस्टिन खुले अंतरिक्ष में उड़ने लगा। खुशकिस्मती से कैप्टन उस वक्त एयर लॉक के बाहर आ चुका था। वो जस्टिन को लेता हुआ वापस एयर लॉक में आ गया और दरवाजा बंद कर दिया। जस्टिन की जान तो बच गई थी, लेकिन हालत गंभीर थी। डीजे और पीटर्स उसका इलाज करने में लग गए। अब कैप्टन का दिमाग फिर चुका था। उसने वीर पे सवाल पर सवाल दागे। डॉक्टर, सच सच बताओ, यहाँ क्या हो रहा है? जस्टिन कह रहा था कि वह गेटवे से अंदर गया था और अपने साथ अंधकार लेकर लौटा। आखिर क्या मतलब है इसका? इस शिप को तुमने कहाँ भेजा था? ये शिप 7 साल तक कहाँ थी डॉक्टर? लेकिन वीर के पास कोई जवाब नहीं था। वो नजरें चुराता हुआ वहाँ से निकल गया। अब कैप्टन को शिप के भीतर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी थी, कुछ जानी पहचानी और दर्द से भरी हुई। वह जब भी शिप की दीवारों को छूता था तो उसे भयानक दृश्य दिखने लगते थे, जैसे शिप उसके अंदर के डर को बाहर ला रही हो। वो आवाजें उसके पुराने साथी कॉरे की थी। कैप्टन के अतीत में एक भयानक हादसा हुआ था। एक स्पेसशिप में आग लग गई थी और क्रू को बचाते हुए उसे कॉरे को वहीं जलने के लिए छोड़ना पड़ा था। यह पछतावा आज भी उसकी रूह में जिंदा था और अब वह अतीत यह शिप उसके सामने ला रहा था। उसने ग्रेविटी ड्राइव के सामने जिस जले हुए इंसान को देखा था वह कॉरिक ही था। डर और बेचैनी में कैप्टन डीजे के पास आया। उसने कहा, डीजे, लगता है जैसे यह शिप सचमुच जिंदा है। इसे हम सबके अंदर छुपे राज पता है, जैसे यह हमारा दिमाग पढ़ सकती हो। डीजे बोला, कैप्टन, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कैप्टन, मैं माफी चाहूंगा। वो मैसेज जो इस शिप से मिली थी उसे समझने में मुझसे भूल हो गई। वो लैटिन शब्द लिबेराते में यानी मुझे बचाओ नहीं थे। असल में वे शब्द थे लिबराते ट्यूथ में यानी खुद को बचाओ। मैंने उस आवाज को और फिल्टर किया, तब मुझे आगे के शब्द भी समझ आए। वह कंप्लीट शब्द थे लिबराते ट्यूथ में एक्स इनफेरिस यानी कि खुद को बचाओ नर्क से। कैप्टन चौंक उठा। डीजे ने आगे कहा, कैप्टन, अगर डॉक्टर वीर की बात सच है, ये शिप कहीं भी जा सकती है, तो जरूर ये शिप ऐसी जगह से लौटी है जो हमारे ब्रह्मांड की सीमाओं के भी पार है, जो बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है। शायद वह जगह नरक थी। ये सुनकर कैप्टन एक पल मुस्कुरा दिया और बोला, क्या तुम नृत्य जैसी फालतू बातों पर यकीन करते हो? डीजे बोला, मैं नहीं करता, लेकिन जिन्होंने यह मैसेज भेजा है वह जरूर करते होंगे। इसी बीच कैप्टन ने टाइम चेक किया। अब उनके पास सिर्फ 20 मिनट बचे थे, जिसके बाद शिप की हवा पूरी तरह जहरीली हो जाती। लुईस एंड क्लार्क लगभग रिपेयर हो चुकी थी, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल सका था कि इवेंट होराइजन के क्रू के साथ आखिर हुआ क्या था। उधर पीटर्स लगातार वीडियो लॉग्स को फिल्टर कर रही थी, लेकिन बार बार फेल हो रही थी। अब वह हार मान चुकी थी कि तभी स्क्रीन पर कुछ अपने आप ही उभर आया। वीडियो अब साफ थी। पीटर्स ने सबको बुला लिया और जो उन्होंने देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। इवेंट होराइजन के क्रू पागल हो चुके थे, दरिंदों की तरह एक दूसरे को मार रहे थे। कोई मांस चबा रहा था, किसी के मुंह से टेंटिकल्स निकल रहे थे, कोई खून की उल्टियां कर रहा था। और फिर सबसे डरावना पल, शिप के कैप्टन ने अपनी ही आंखें नोच डाली थी। ये मंजर देखकर सभी की रूह कांप गई। कैप्टन ने क्रू से कहा, बस अब बहुत हो गया, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। अभी के अभी सब अपनी शिप पर चलो और यहाँ से निकलो। लेकिन वीर के अंदर अब अजीब सी सनक भर चुकी थी। उसने कहा, मिशन का क्या कैप्टन? हम कहीं नहीं जा रहे, मेरे इस शिप के बिना तो बिल्कुल भी नहीं। ये सुन कैप्टन ने गुस्से में कहा, डॉक्टर, हमारा मिशन था क्रू को रेस्क्यू करना, जो कि अब जिंदा नहीं है। तुम्हारी इस मनुष्य शिप ने उन्हें मार दिया। डॉक्टर, अब इससे पहले कि ये हमारी भी जान ले ले, हम यहाँ से निकल जाएंगे। ये कहकर कैप्टन ने अपनी टीम को आदेश दिया, स्टार, जल्द से जल्द इस शिप के सारे वीडियो लॉग्स डाउनलोड करो। डीजे, तुम जस्टिन को शिप पर लेकर जाओ और पीटर्स स्मिथ के साथ जाओ और हमारी शिप के फिल्टर्स निकाल लाओ जल्द से जल्द। ये कहकर कैप्टन कॉरिडोर की तरफ जाने लगा। कैप्टन अब अपना फैसला ले चुका था। जैसे ही वे अपनी शिप लुईस एंड क्लार्क में लौटेंगे, इवेंट होराइजन पर मिसाइल दागकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। लेकिन तभी वीर उसके सामने आ गया। चेहरे पर अजीब सी शांति ली। उसने कहा, तुम यहाँ से नहीं जा सकते कैप्टन, ये शिप तुम्हें जाने ही नहीं देगी। कैप्टन ने सख्ती से जवाब दिया, तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है। डॉक्टर, लुईस एंड क्लार्क पर लौट जाओ, वरना कभी घर नहीं पहुंच पाओगे। वीर मुस्कुराया और धीमे से बोला, मैं तो अपने घर में ही हूँ। और फिर वह चुपचाप वहाँ से चला गया। उधर पीटर स्मिथ के साथ कोर सेक्शन में थी। वो लोग फिल्टर्स निकाल रहे थे। सारा काम पूरा हो चुका था और वे वहाँ से निकलने ही वाले थे। तभी पीटर्स को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा। कोर के पास उसका बेटा खड़ा था। वह पल भर में भावुक हो गई। उसने उसे असली
असली समझा और उसके पीछे चल पड़ी। बेटे का पीछा करते करते वह ऊपर की मंजिल पर पहुंच गई। वहां फिर उसे बेटे की झलक मिली। उसने बिना सोचे आगे कदम बढ़ाया, लेकिन भावनाओं में बहती पीटर्स को सामने का रास्ता दिखा ही नहीं और वह सीधे ऊंचाई से गिर पड़ी। उसका शरीर सीधा कोर के पास आ गिरा। हड्डियां टूट चुकी थीं और कुछ ही पलों में पीटर्स ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। कुछ ही देर बाद वीर वहां पहुंचा। उसने पीटर्स की लाश देखी। उसकी आंखें गहरी काली पड़ चुकी थीं। बस उन्हें देखते ही कुछ हुआ। वीर जैसे किसी और ही दुनिया में चला गया, अपने पुराने घर में, अपनी पत्नी की बाहों में। असल में यह शिप ही थी जो वीर को उसका बीता हुआ कल दिखा रही थी। वो वक्त जब उसकी पत्नी उसके रिसर्च के जुनून से टूट चुकी थी। वीर उसे वक्त नहीं देता था और फिर एक दिन उसने बाथ टब में अपनी जान ले ली। वह गलती, वह अपराध बोध अब भी वीर के अंदर जिंदा था और शिप ने उसी गिल्ट को हथियार बना लिया। वीर घुटने लगा और फिर उस पर कुछ सवार हो गया। एक पागलपन, एक सनक जैसे होश छीन लिया गया हो और फिर उसने अपनी दोनों आंखें फोड़ ली। इसी दौरान उधर कूपर अपने शिप लुइस एंड क्लार्क को रिपेयर कर चुका था और वापस लौटने के लिए अपने टूल्स समेट रहा था। इधर स्मिथ भी फिल्टर्स लेकर शिप पर आ चुका था। तभी उसने वीर को उनकी शिप से निकलकर वापस इवेंट होराइजन की तरफ जाते देखा। स्मिथ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। स्मिथ ने कैप्टन से संपर्क किया और उसे बताया कि वीर अभी अभी यहाँ से निकला है। तभी कैप्टन ने देखा कि कॉरिडोर में लगे एक्सप्लोसिव में से एक एक्सप्लोसिव गायब था। उसे देख कैप्टन समझ गया कि वीर उनके शिप में क्या करने गया था। उसने फौरन स्मिथ से कहा, स्मिथ जल्द से जल्द वहां से निकलो। वीर ने हमारी शिप पर बम रख दिया है। लेकिन इससे पहले कि स्मिथ कुछ भी समझ पाता, शिप एक धमाके के साथ फट गई और इवेंट होराइजन से अलग हो गई। स्मिथ मारा गया और वहीं कूपर जो शिप के ऊपर काम कर रहा था वो जिंदा था और मलबे के साथ बेतहाशा अंतरिक्ष की ओर उड़ता जा रहा था। लेकिन कूपर ने अपना होश संभाला और अपने सूट के थ्रस्टर्स ऑन करके वापस इवेंट होराइजन की ओर बढ़ गया। उधर कैप्टन गुस्से से भरा हुआ था। उसने मेडिकल रूम में मौजूद डीजे से संपर्क किया, बताया कि लॉइस एंड स्टार्क अब तबाह हो चुकी है और साथ ही उसने चेतावनी दी, वीर से सतर्क रहो। लेकिन डीजे को जरा भी भनक नहीं थी कि मौत ठीक उसके पीछे खड़ी है। जैसे ही वह पलटा, वीर सामने था। उसकी आंखें अब खोखली थी, फिर भी वह सब देख सकता था क्योंकि अब पूरी शिप उसकी आंखें बन चुकी थी। वीर ने डीजे की गर्दन दबोच ली, एक ही झटके में उसे बेसुध कर दिया और फिर एक दरिंदे की तरह उसका शरीर चीर फाड़ दिया। कुछ देर बाद कैप्टन दौड़ता हुआ मेडिकल रूम पहुंचा और जो उसने देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। डीजे का कटा हुआ शव छत से लटका हुआ था। फर्श पर उसके खून, मांस और आंतों का ढेर पड़ा था, जैसे किसी कसाई खाने में जानवर को काट कर टांग दिया जाता है। बिल्कुल वैसा ही दृश्य था। कैप्टन की आत्मा कांप गई, लेकिन इसके साथ ही उसका गुस्सा भी चरम पर आ गया। उसने अब बंदूक निकाल ली और वीर को ढूंढने लगा। वह भटकता हुआ जब कंट्रोल रूम तक आया तो देखा कि वीर ने स्टार्क को भी मारकर बेहोश कर दिया था। कैप्टन उसे होश में ले आया और उठाकर ले जाने लगा। तभी उन्हें किसी की आवाज आई। उन्होंने देखा कि वीर वहीं कंट्रोल रूम में बैठा था। उसने एक बार फिर ग्रेविटी ड्राइव को एक्टिवेट कर दिया था, जिसमें 10 मिनट बाद एक बार फिर गेटवे ओपन होने वाला था और वीर सभी को शिप के साथ फिर से वहीं ले जाने वाला था जहां से यह शिप लौटी थी। वीर ने कहा, कैप्टन तुम जानना चाहते थे ना कि यह शिप कहां से लौटी है। हमने इवेंट होराइजन को सितारों तक पहुंचने के लिए बनाया था, लेकिन वो उससे कहीं आगे चली गई। उसने हमारे ब्रह्मांड में एक छेद कर दिया, एक दरवाजा खोल दिया किसी दूसरी दुनिया के लिए, एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ तबाही है, प्योर ईविल। जब यह शिप उस पार गई थी वो सिर्फ एक शिप थी, लेकिन जब यह लौटी तो जिंदा होकर लौटी थी। अब यह शिप हमें भी उस दुनिया की सैर पर ले जाना चाहती है। सफर के लिए तैयार हो जाओ कैप्टन। इन्हीं बातों के बीच स्टार्क वीर पर पीछे से हमला करने आई, लेकिन वीर ने उसे देख लिया और मारकर दूर फेंक दिया। इसके बाद वीर ने एरोगन से कैप्टन पर हमला किया, लेकिन कैप्टन हट गया और एरोशिप के विंडशील्ड पर जा लगी, जिससे विंडशील्ड का ग्लास फूट गया और हवा तेजी से स्पेस की ओर रिलीज होने लगी। वीर उस हवा के साथ ही खुले अंतरिक्ष में उड़ गया और मारा गया। वहीं कैप्टन और स्टार्क जैसे तैसे दूसरे चैम्बर में आ गए और बाल बाल बचे। तभी उन्हें एयरलॉक की अलार्म सुनाई दी। वे सतर्क हो गए। उन्हें यकीन था कि वीर वापस आ चुका है। वे हथियार लेकर एयरलॉक के खुलने का इंतजार करने लगे। तभी एयरलॉक खुला और उन्होंने देखा वो कूपर था जो अब शिप पर वापस लौट आया था। कैप्टन की जान में जान आ गई। तभी कैप्टन ने देखा कि ग्रेविटी ड्राइव को एक्टिवेट होने में अब केवल 5 मिनट बचे थे। कैप्टन ने अब फैसला किया कि वे इस शिप के कॉरिडोर में ब्लास्ट कर देंगे, जिससे वे ग्रेविटी ड्राइव से भी अलग हो जाएंगे। ब्लास्ट होते ही शिप का फ्रंट डेक लाइफ बोट की तरह काम करेगा और वे नेपच्यून से दूर निकल जाएंगे। कैप्टन ने स्टार्क और कूपर को फ्रंट डेक पर ही रहकर इमरजेंसी सिग्नल एक्टिवेट करने को कहा ताकि कोई उन्हें ढूंढता हुआ आ जाए। उसके बाद कैप्टन कॉरिडोर में आया और बॉम्ब एक्टिवेट करके डेटोनेटर उठा लिया, लेकिन वह फ्रंट डेक की तरफ जा पाता। उसके पहली ही आग में झुलसता हुआ उसका साथी कॉरिक एक बार फिर उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने कैप्टन पर आग बरसा दिया। कैप्टन भागता हुआ सीधा ग्रेविटी ड्राइव वाले चैम्बर में घुस गया। वो चैम्बर आग में जलने लगा। कैप्टन के कपड़ों ने भी आग पकड़ लिया था। कैप्टन ने किसी तरह पानी में कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन जब उसने होश संभाला तो एक बार फिर कॉरिक उसके सामने था। देखते ही देखते कॉरिक का रूप बदल गया। असल में वह वीर था जो अभी मरा नहीं था। शिप उसे अंतरिक्ष से वापस खींच लाई थी। अब वह किसी नर्क के शैतान से कम नहीं लग रहा था। वीर ने कैप्टन की खोपड़ी दबोच ली और उसे दिखाया कि कैसे यह शिप उसके साथियों की आत्माओं को नर्क में ले जाकर तड़पा रही है, और यह भी दिखाया कि नर्क में उसके साथ भी कितना भयानक घटने वाला है। अब गेटवे बस खुलने ही वाला था कि तभी कैप्टन के हाथ बॉम्ब का डेटोनेटर लग गया। कैप्टन ने बिना एक पल गए बटन दबा दिया। शिप का कॉरिडोर जोरदार धमाके से फट गया और इवेंट होराइजन 2 हिस्सों में बट गई। आगे का हिस्सा यानी फॉरवर्ड कंपार्टमेंट धीरे धीरे स्पेस में सुरक्षित बहता चला गया, लेकिन वहीं पीछे का हिस्सा जिसका ग्रेविटी ड्राइव एक्टिवेट हो चुका था वो एक भयानक वर्म होल में खींच कर गायब हो गया। स्टार्क और कूपर बेबस होकर दूर से यह
सब देख रहे और फिर वो जस्टिन को लेकर स्लीपिंग पॉड में चले गए। जस्टिन अब भी कोमा में था लेकिन जिंदा था। 72 दिन बाद इवेंट होराइजन के बचे हुए हिस्से को एक रेस्क्यू टीम ने खोज निकाला। वह सीधे ग्रेविटी टैंक सेक्शन में पहुंचे जहां उन्हें स्टार्क, कूपर और जस्टिन अभी भी जिंदा हालत में मिले। टीम के एक सदस्य ने स्टार्क को होश में लाया। स्टार्क ने आंखें खोलते ही घबरा कर पूछा, बाकी लोग कहाँ हैं? वो रेस्क्यूअर कुछ पल चुप रहा, फिर कहा, वो हमारे साथ हैं। और जैसे ही उसने अपना हेलमेट हटाया वो कोई इंसान नहीं था, वो था डॉक्टर वीर, लेकिन बुरी तरह जला हुआ, अंधकार से सना हुआ और मुस्कुरा रहा था। अचानक ही स्टार्क तेज चीख के साथ उठ बैठी। उसकी सांसें तेज थी और चेहरा पसीने में भीगा हुआ। ये सब एक भयानक सपना था। असली रेस्क्यू टीम उसके आसपास मौजूद थी। कूपर ने उसे कसकर थाम लिया और समझाया कि सब ठीक है, वे अब सुरक्षित हैं। लेकिन स्टार्क डर से कांप रही थी। वह जानती थी ये सपना नहीं था, शिप टूट चुका था, लेकिन वह शैतानी ताकत अभी भी खत्म नहीं हुई थी। नर्क का वह अंधेरा अब भी इवेंट होराइजन के बचे हुए हिस्से में जिंदा था और बेताब था, बचे हुए लोगों को नर्क की सैर कराने के लिए। तो दोस्तों, ये मूवी यही खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।